हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं साइंस की आखिरी वीडियो अपने सिलेबस की, एंड दैट इज़ फूड एंड क्रॉप। तो इसी वीडियो में ख़त्म करूँगी, चाहे ये 50 मिनट की बन जाए, ठीक है। पार्ट 2 मैं इसका नहीं लेके आऊँगी। स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको ये बताना है मुझे कि अपना सिलेबस सिलेबस अपना कौन सा, ये साइंस का ख़त्म हुआ एंड इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस होल्ड पे रखूंगी अभी। आप पैनिक मत होना इस चीज़ के लिए कि क्वेश्चंस कब होंगे। क्वेश्चंस होंगे। मैं खुद ये बोलती हूँ कि क्वेश्चंस के बिना आपकी अभी तक तैयारी अधूरी है ना। तो क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उससे पहले मैं ईवीएस के बचे हुए टॉपिक्स कंप्लीट करूंगी और उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट करूंगी। और मैथ्स की वीडियोस जो हैं सर को बोलूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या है, उनका अपना अपना अलग काम है थोड़ा। ये मैं उनको इसलिए बोला मैंने पढ़ाने के लिए क्योंकि वो अच्छा पढ़ा लेते हैं, है ना। तो इसीलिए टाइम लगता है उनको वीडियोस लाने में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फूड एंड क्रॉप। ये फूड एंड क्रॉप थोड़ा डिफरेंट है अपना। जैसे हमने साइंस में 6 क्लास में अगर हम देखें तो फूड का कोई टॉपिक आता है ना, फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये सारे टॉपिक्स आते हैं उधर से। लेकिन हम इस वाली वीडियो में वो सारा कुछ नहीं करेंगे। वो मैं पहले ही करा चुकी हूँ, ईवीएस की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नया है, इसमें कुछ डिफरेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये साइंस की साइंस की एनसीईआरटी में ये वाला चैप्टर मेंशन है, तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को यहाँ रखा है। तो जो स्टार्ट करेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू स्टे अलाइव। सबको ये चीज़ पता है, सभी को फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए। देन फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है, एंड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, एंड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बॉडी रिपेयर। हमें इन सब चीज़ों के लिए फूड की बहुत ज़रूरत होती है। आप 2 दिन खाना ना खाओ, आप अपने अंदर देखोगे कि आप पतले हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड। हमें फूड कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से भी मिलता है और हमें एनिमल से भी मिलता है। जब हमें प्लांट्स यानी कि एग्रीकल्चर, जो हम हमारी खेती बाड़ी होती है, इन सब चीज़ों जब हम फूड, हमारा फूड वहाँ से आता है। मेनली हम इसको प्लांट्स कह सकते हैं, राइट। तो ये सीरियल्स है। अब जब मान लो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीरियल्स कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं, कहाँ से आते हैं ना। तो एग्रीकल्चर का ये सोर्स है, मतलब एग्री फूड अपना जहाँ से एग्रीकल्चर सोर्स है उसका। सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ऑयल सीड्स, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। फूड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं एनिमल से। फॉर एग्जांपल काउ है, जैसे मिल्क, कर्ड, बटर, मीट, एग, फिश एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ हमें एनिमल सोर्स से मिलती है, एनिमल्स वाला सोर्स है। आगे बढ़ेंगे। देखो क्या हुआ कि बहुत पॉपुलेशन बढ़ने लगी और फूड जो है अब उस हिसाब से इतना 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 अवेलेबिलिटी फूड की नहीं रही, है ना। क्रॉप्स इतने कम, मतलब क्रॉप्स तो अपने लिमिटेड एरिया में ग्रो कर रहे हैं। लैंड लिमिटेड है हमारे पास क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, पर हम इंसान तो बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, 2 गुना 3 गुना रेट पर। तो अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ देखते हैं। फूड रेवोल्यूशंस इन इंडिया, यानी कि अभी देखें, देखो विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नीडेड अ सफिश देयर नीडेड अ सफिशिएंट इंक्रीज इन फूड। हाँ, सो देयर इज अ नीड ऑफ, ऐसे लिखेंगे, थोड़ी इंग्लिश पता नहीं क्या लिखती है, लिखेंगे देयर इज अ अरे देर इज अ नीड ऑफ सफिशियंट इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होना चाहिए उस हिसाब से जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं। सो एज टू मीट द फूड रिलेटेड डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ताकि हम उन डिमांड्स को जो फूड से रिलेटेड है उनको हम संतुष्ट कर सकें, उन डिमांडों को। सो इसकी वजह से कुछ रेवोल्यूशंस आए, फूड रेवोल्यूशंस आए। और वो क्या थे? बेसिकली रेवोल्यूशन क्या होता है? सो रेवोल्यूशन मीन्स लाइक क्रांति लाना, है ना। क्रांति छोड़ो, क्रांति मत समझो, इसको समझो मतलब चेंज ला रहे हैं हम। देखो हमारी, हमको फूड की बहुत ज़रूरत है और पॉपुलेशन के हिसाब से फूड इतना नहीं है, तो हमें कुछ ऐसे वेज, हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे हम क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा कर सके, इंक्रीज कर सके, है ना, 2 गुना कर सके। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से क्रॉप्स भी बढ़े। तो मतलब यही सब था कि चेंजेस लाना। तो फूड रेवोल्यूशन आए कुछ। अभी क्या रेवोल्यूशन है? सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो इसमें क्या था? इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और वो इसलिए आया था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4-5 रेवोल्यूशन जो भी लिखे हुए हैं।
फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, यानी कि जो अपना अनाज है ना, उसको इंक्रीज करने के, उसका प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा अच्छे रेट पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। नेक्स्ट आया वाइट रेवोल्यूशन था मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ब्लू वॉज फॉर फिश प्रोडक्शन, ठीक है। और येलो रेवोल्यूशन था ऑयल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। फाइन। तो ये 4 रेवोल्यूशन अब अपने दिमाग में बैठाओ, तब तक मैं आगे बढ़ूंगी। ये आपको क्रॉप्स पता है ना, खारिफ सीजन होता है, राबी सीजन होता है एंड जैद सीजन होता है। ये मैंने अपनी वीडियो में बताया था ना, बता चुकी हूँ क्रॉपिंग पैटर्न वाली वीडियो में, बट इसको थोड़ा समझो फिर से। थोड़ा सा ही है ये। इसमें क्या है, देखो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, सभी को पता है। कुछ क्रॉप्स हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, कुछ क्रॉप्स लो में ग्रो करते हैं, कुछ को ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, कुछ को बहुत ज़्यादा रेनफॉल, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें है ना। तो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड फोटो पीरियड्स। फोटो पीरियड क्या है, सनलाइट वाली चीज़ है ना, कितनी इंटेंसिटी आ रही है सनलाइट की, कितनी इंटेंसिटी है, वो सब टू ग्रो वेल। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो करते हैं। तो मेन क्रॉप सीजन्स देख लेते हैं। खारिफ, खारिफ जो है समर सीजन में देखो, इसको मैंने आपको अपनी क्रॉपिंग पैटर्न वाली वीडियो में बताया था कि जब हम इसकी जब हम वो करते हैं, जब हम इसको उगाते हैं, जब हम इसको उगाते हैं वो वाला टाइम, फिर जब हम उसको हार्वेस्ट हो जा जब हम उसको फिर निकालते हैं, कटाई करते हैं उसकी, फिर वो वाला पीरियड। उन दोनों पीरियड को मिला करके ये पीरियड है जून से लेकर के अक्टूबर तक का। इसको हम समर सीजन कहते हैं। देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मेनली ये समर सीजन या मानसून सीजन इसको आप कह सकते हो वैसे। लेकिन इसको समर सीजन इसमें बोला गया कि खारिफ क्रॉप जो है समर सीजन होता है, समर सीजन वाला क्रॉप है। जून से लेकर के अक्टूबर तक का इसका टाइम पीरियड रहता है, और इसको काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होते हैं, इन क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। राबी जो है, राबी विंटर सीजन है, नवंबर से लेकर के हम अप्रैल तक बोल सकते हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर वाले टाइम पर हम इसकी वो करते हैं, ग्रो करते हैं इसको, और फिर बाद में मार्च अप्रैल वाले टाइम में जाकर के इसको निकाल लेते हैं। तो वो चीज़ है। विंटर सीजन इसका मतलब टाइम पीरियड हो गया, और लेस वाटर इसको चाहिए होता है, इतना वाटर नहीं चाहिए होता। देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, है ना, ये सब क्या है, ये सब अपना विंटर सीजन में ही आता है। जैद आता है अप्रैल से लेकर के जून तक का समय। देखो ये बिल्कुल समर सीजन का समय ही है, और इसमें भी पानी कम चाहिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे अभी तो बहुत कुछ है, अभी भागने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। देखो ये इसके क्रॉप्स हैं, ठीक है। क्रॉप्स बहुत ज़रूरी है, क्रॉप्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप बिना किसी एक्सक्यूज के लर्न करोगे। पैडी यानी कि राइस, ये खारिफ क्रॉप है, राइस खारिफ है। देखो राइस खारिफ है, राइस खारिफ है, राइस खाना कितना पसंद है, राइस खारिफ है ठीक है। उसके बाद है कॉटन, कॉटन, कॉटन। तो कॉटन को देखो इस तरह से लर्न कर लेना। देखो कॉटन जैसे हम बोलते हैं कोका, है ना, कुक्का बोलते हैं ना, कोका। तो देखो अजीब अजीब से वे हैं, पर इसको लर्न हो जाएगा। कुछ में बोलते हैं कोका कोला, तो ये वाली चीज कोका, कोका, ठीक है। कोका को ऐसे कर लेंगे, कोका। तो कॉटन, खारिफ, अब तो याद हो गया, इतना समझाने पे तो याद हो जाता है, मतलब एक बार बैठ जाता है दिमाग में ना। कोका हो गया, कॉटन हो गया, पैडी हो गया, फिर बाजरा। देखो बाजरा में आप खारिफ से रिलेट करना है इसको, तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे जैसे मुझे किसी ने कहा कि बाज खा, ठीक है, यानी कि बाज खा, यानी कि बाज क्या होता है, वो एक होता है ना, वो चील एंड ऑल जिसको हम कहते हैं। तो किसी ने मुझसे कहा तू बाज खा, ठीक है, बाज खा, तो अब समझ आ गया, बाज खा। अच्छा, फिर मैंने बोला कि मैं खाऊं, मैं खाऊं, फिर ये हो गया मैं खारिफ, है ना, मेज, 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 मैं खाऊं नहीं। तो बोलता है हाँ तू खा, तू ग्वार है ठीक है, तू ग्वार है, यानी कि तू गवार है, तू खा। तो मैंने बोला मैं ग्वार हूँ, मैं ज्वार हूँ, ज्वार खारिफ, मैं खाऊं, मैं ज्वार हूँ इसलिए मैं खाऊं। हाँ, वो कहता है तू खा, तू तू खारिफ। अरे मतलब देखो ना, रिलेट करो इसको। फिर उसने कहा, फिर किसी ने मेरे मुंह में डाला, तो मुंह मुंह में डाल रहा है ना, खा तू खा, मुंह मुंह खोल, मुंह खोल, खा, मुंह खारिफ, मुंह खारिफ। उड़द, फिर मैंने क्या किया, उल्टी कर दी, उ उल्टी कर दी,
क्या खा के खाया मैंने, क्या खाया, बाज खा के उल्टी कर दी। और मेरा नाम लग दो जूट, ठीक है, मेरा नाम है जूट, जूट ने उल्टी कर दी बाज खा के। तो ये सारी चीजें याद आ गई। अब देखो मैं बोलूंगी तू तुर, तुर बताओ कहाँ का है, तो आप बोलोगे सीधा खारिफ है। मैंने बोला बाजरा, बाज खा, खारिफ है बाजरा, हाँ ठीक है। मैंने बोला मेज, मैं खाऊं, मैं खाऊं, खारिफ हो गया है ना। हाँ तू खा, ज्वार है तू, ग्वार है तू, गवार है तू, तू खा, हाँ खारिफ हो गया। समझ गए इस चीज को? तो ये इस तरह से लर्न कर लिया करो यार रिलेट करके। मैंने बस आप तुमको ये चीज याद कराई है, बाकी तुम ये खुद लर्न करना। इसमें तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, वेजीज, फॉडर, वो जो घास वास होती है, घास चारा होता है जो एनिमल्स खाते हैं, वो होता है फॉडर, है ना। इसको भी लर्न कर लेना। लर्न तो तुम्हें ही करना है भाई, लर्न तो तुम्हें ही करना है, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, पता नहीं तुम्हें कैसा लगा होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। अब सिंपल सी बात यहाँ पे है कि इतनी सारी वो बढ़ रही थी हमारी पॉपुलेशन, इसीलिए हमें अपने क्रॉप में कुछ इम्प्रूवमेंट, उसकी यील्ड में जो भी हमें मिल रहा है उससे, उसको यील्ड बोलेंगे, तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इस इम्प्रूवमेंट को करने के लिए अपनी यील्ड को, जो भी हमें मिल रहा है ना, उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको इंक्रीज और अच्छा मिले हमें, और अच्छा रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स मिले, ताकि हम पॉपुलेशन जो हमारी डिमांड है उसको इंक्रीज कर सके, वो सॉरी सेटिस्फाई कर सके। तो उसके लिए ये तीन चीज़ें थी जो सामने आई। एक था क्रॉप यील्ड इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसमें इम्प्रूव करना, कुछ वेज थे जिससे इम्प्रूव किया गया था, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर था क्रॉप की प्रोडक्शन में मैनेजमेंट करना, यानी कि क्रॉप कैसे कैसे प्रोड्यूस होगा उसको अच्छे से मैनेज करना। और उसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप का प्रोटेक्शन भी करना, जो उग रहे हैं, जो क्रॉप ग्रो हो रहे हैं उनका प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, तो वो चीज़ भी करना। तो स्टार्ट करेंगे क्रॉप यील्ड इम्प्रूवमेंट से। देखो क्या होता है, टू इम्प्रूव द क्रॉप क्वालिटी, यील्ड, देखो टू इम्प्रूव द क्रॉप क्वालिटी, या फिर जो ये यील्ड हम कह रहे हैं, टू इंक्रीज, एक सेकेंड, टू इंक्रीज द यील्ड, टू ओवरकम द पैटर्न ऑफ ओवर पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्रॉप यील्ड की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, हम उसका यील्ड इंक्रीज कर सकें, या फिर हम उसको, जो हमारी ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल में कर सकें। तो ये सारी चीज़ें के लिए हमें ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ हो किससे सकती है, एक प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन, उस प्रोसेस से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच टू डिसिमिलर वेराइटीज, जिसको हम कहते हैं इंटरवेराइटल, ठीक है, इंटरवेराइटल। और फिर हम कहेंगे, अरे यार, इंटरवेराइटल। नेक्स्ट है टू डिफरेंट स्पीशीज, जिसको हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक, यानी कि इंटर मतलब डिफरेंट, टू डिफरेंट, है ना। और टू डिफरेंट जीन्स, यानी कि जिसको हम कहेंगे इंटर जेनरिक। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम दो सिमिलर, सॉरी, दो डिसिमिलर, अलग अलग वैरायटीज को या स्पीशीज को या जीन्स को, दो अलग अलग इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, इनका क्रॉस पॉलिनेशन एक तरीके से करवाते हैं, ताकि हमें एक डिज़ायर्ड वैरायटी मिल सके, यानी कि हम जो है अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, एक ऐसा हमें वैरायटी मिल सके जिससे हम बहुत अच्छा अपना यील्ड को इम्प्रूव कर सके। तो एग्जाम्पल समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मान लो एक फार्म है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ करीब 1 क्विंटल राइस ग्रो कर लेते हैं। अब मैंने इस वाले सीड को, जो अपना राइस वाला सिस्टम था, इस वाले सिस्टम को मैंने किसी ऐसे सीड के साथ, मैंने किसी ऐसे उसके सीड के साथ उसको क्रॉस करा दिया, उसमें मिक्स कर दिया या कुछ भी कर दिया, जिससे क्या हुआ, मुझे एक ऐसी डिजायर्ड वैरायटी मिली जिससे मैं अपना यील्ड इंक्रीज कर सकती हूँ। ये राइस है, मैंने कुछ इसके साथ कुछ ऐसी सीड इसमें मिक्स कर दी ताकि मुझे एक अच्छा इंक्रीज मिल सके। तो इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है, सिंपल इतनी सी चीज़ है। तो अब इससे क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन से मुझे क्या मिला, ऐसा कुछ उपाय मिल गया, ऐसी एक वैरायटी मिल गई जिससे मेरा एक उसी फार्म में कम समय में, वो भी एक 1 क्विंटल की जगह 2-3 क्विंटल मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ। मेरा जो सीड मिली है मुझे, वो ऐसा काम कर सकती है, ठीक है।
तो इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अच्छा, फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन। अब किन किन मतलब हमें ये जो इंप्रूवमेंट हम कर रहे हैं ये किन किन फैक्टर्स के लिए कर रहे हैं। देखो क्या मतलब है मेरा, कि एक तो यील्ड बढ़ाने के लिए, कि टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, अच्छा हमें और प्रोड्यूस हमें मिल सके, हमें और मिल सके, है ना। इम्प्रूव क्वालिटी, हम क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर होगा। बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि क्या होता है जब क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया, या रेनफॉल उस जगह पे ज़्यादा आ गई, इतनी नहीं चाहिए हमें रेनफॉल उस क्रॉप के लिए, या कुछ ऐसा कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए उस समय जो हमारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो मतलब फैक्टर्स ये कुछ ऐसे हैं जो हमारे क्रॉप में क्या कर रहे हैं, हमें हमारे क्रॉप को ग्रो नहीं होने दे रहे, है ना, उसमें कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसी हमें वैरायटी लानी है, हमें ऐसा इम्प्रूवमेंट देना है कि वो जो हमारा एक बढ़िया क्रॉप बना है, हमें मिला है, वो इन चीज़ों को रेजिस्ट कर सके, यानी कि इन चीज़ों से हमारे क्रॉप्स को बचा सके, है ना। तो एक तो ये, इसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्रॉप्स वैरायटी शुड बी सच दैट दे कैन विद होल्ड दीज स्ट्रेसेस। हाँ, तो मतलब ये जो स्ट्रेस हमें मिल रहा है, हमारे क्रॉप्स को मिल रहा है, ऐसे इनको हम बचा सकें, ऐसी वैरायटी हमें चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अपना कि चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी कि देखो क्या होता है कि इसमें क्या लिखा है, शॉर्टर द पीरियड ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, मोर इकोनॉमिकल इज द वैरायटी। यानी कि सिंपल सी बात है ये है कि जितना कम समय में वो हम ग्रो करके वो हमें सामने हमारे मिल जाएगा, जितना कम समय उसमें लगेगा, हमें उतनी एक तो अच्छी वैरायटी मिलनी चाहिए, और दूसरी हमें उतना ही वो चीज़ सस्ती होनी चाहिए। फाइन, तो ये सारी चीज़ें, और ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप को प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें भी जो है उसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस करे, ऐसी हमें वैरायटी हमें चाहिए। इसीलिए हमें अपने क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए की ज़रूरत है, क्योंकि जितना कम समय लगेगा ये सोइंग एंड हार्वेस्टिंग वाले सिस्टम में, उतना ही हम और मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं उतने ही टाइम पीरियड में। समझ गए इस चीज़ को। तो इसीलिए हमें ये ज़रूरत है कि हम हमारे क्रॉप्स को ऐसा बनाएं। ठीक है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आप समझ रहे इस चीज़ को, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेक्स्ट आपका आता है कि वाइडर अडेप्टेबिलिटी, यानी कि हमारे जो क्रॉप्स हैं वो किसी भी सिचुएशन में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट किसी भी क्या डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में अडेप्ट कर सके, एक वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो उनके अंदर। ठीक है, कि हम अगर एक क्रॉप है वो एक ही क्लाइमेट में ग्रो कर सकता है, मान लो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, तो कभी कभी अगर हम उसको लो में भी ग्रो करवा दें किसी रीजन की वजह से, तो वहाँ पे भी वो अच्छा ग्रो करे। तो यानी कि यही चीज़ है कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए को वो अडेप्ट कर सके, है ना, ऐसा क्रॉप। नेक्स्ट है अपना कि डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ऑब्टेनिंग क्रॉप्स लाइक इन केस ऑफ फॉडर वी विल वांट टॉल प्लांट्स सो दैट एनिमल्स उन्हें, देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे प्लांट्स ग्रेजिंग होती है ना, प्लांट्स खाते हैं, कुछ हमारे जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स खाते हैं। अब वो प्लांट्स खा रहे हैं, अब वो जितना टॉल होंगे उतना एक तो उनको टाइम लगेगा खाने में, और उतना वो उसी में इन्वॉल्व रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमें ज़्यादा नहीं ग्रो करना पड़ेगा। समझ गए इस चीज़ को। तो इन केस ऑफ फॉडर, यानी कि जो चारा वारा होता है, वी वांट टॉल प्लांट्स, हमें उसमें लंबे प्लांट्स चाहिए ताकि एनिमल्स उन्हीं को खाते रहें। नेक्स्ट है, कभी कभी हमें चीज़ों में स्मॉल क्रॉप्स की ज़रूरत होती है, जैसे हमें सीरियल्स वगैरह, हमें अपने पल्सेस वगैरह को ग्रो कराना होता है, तो उसमें हम छोटे छोटे क्रॉप्स ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे। उनको छोटा, जितना छोटा रखेंगे उतना अच्छा है, जितनी छोटे क्रॉप्स में जितना प्रोडक्शन मिल सके उतना अच्छा है। इसलिए हम चाहेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है तब भी छोटे छोटे रहेंगे तो न्यूट्रिएंट्स भी कम कंज्यूम होंगे। समझिए इस चीज़ को। तो सिंपल ऐसा, इसमें हमें क्या करना होता है, ये सिंपल हमारा क्रॉप का यील्ड इंक्रीज करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। फाइन, क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन में, इम्प्रूवमेंट में आपको इतनी चीज़ें समझ में आई। हाइयर यील्ड होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, क्वालिटी इंक्रीज करें, बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर से उन्हें बचाएं, और मेच्योरिटी ड्यूरेशन इनका जो उसमें जैसे कि सोइंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड
जो उनका है वो कम से कम हो तो अच्छा है, वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो ये सारी चीज़ें आपने फिलहाल समझ ली। आगे बढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। देखो डिस्टर्बेंस आई नो ये मैसेजेस की वजह से बहुत होती है, मैं अगेन बोलती हूँ, मैं नेट ऑफ कर नहीं सकती, ये रिकॉर्डर बंद हो जाता है नेट ऑफ करने में, है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। आगे है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, देखो हाउ टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, हमें क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहली चीज होती है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। भाई न्यूट्रिएंट्स जब तक जब तक प्लांट्स को नहीं मिलेंगे, जब तक क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तब तक वो कैसे प्रोड्यूस होंगे, है ना, तब तक वो कैसे ग्रो करेंगे। तो उसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। प्लांट्स रिक्वायर 16 न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। उनको 16 न्यूट्रिएंट्स कुछ चाहिए होते हैं, वो 16 न्यूट्रिएंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। कुछ होते हैं जो एयर से आते हैं, कुछ होते हैं जो वाटर से आते हैं, और कुछ होते हैं जो सॉइल से आते हैं। जो एयर से आते हैं वो हैं कार्बन और ऑक्सीजन, जो वाटर से आते हैं वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, और बाकी के ये हैं। अच्छा इनको जरा काउंट करेंगे, 1 2 3, ऑक्सीजन तो एक ही है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा हो गए 16 ना। तो ये 16 न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को ज़रूरी होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, जिसमें से कार्बन और ऑक्सीजन तो हमें एयर से मिलता है, और अपना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमें वाटर से मिलता है, और बाकी हमें सॉइल से मिलते हैं। और इस सॉइल वाले में ने भी क्लासिफाई किया हुआ है। देखो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड सल्फर हो गया, इनको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और बाकी के जो है आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, बोरॉन, जिंक, और अपना ये कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया एंड क्लोरीन हो गया, ये अपने हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये बहुत ज़रूरी है, इनको आपको याद करना चाहिए, पड़ेगा। अच्छा अब क्या होता है, कभी कभी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। देखो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में डिफरेंस है। हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो सके, सिंपल सी बात है। न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, उसको अच्छा करने के लिए मैन्योर्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। अच्छा अब ये मैन्योर्स क्या है, देखो मैन्योर्स क्या होता है, किसे प्रिपेयर करते हैं, is prepared by decomposition of animal excreta एंड प्लांट वेस्ट। अब जो भी एनिमल वेस्ट है और जो प्लांट वेस्ट है, जिसको हम एनिमल वेस्ट के हम कह सकते हैं ना, वो चीज़ जो अपनी होती है गोबर टाइप, वो गोबर है ना, ठीक है। तो इस प्रिपेयर्ड बाय उनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो मैन्यूर, तो ये एक ऑर्गेनिक तरीका हो गया ना, इसमें कोई केमिकल्स नहीं लग रहे, इसमें कोई हम मशीनरी यूज़ नहीं कर रहे, तो ये एक ऑर्गेनिक बढ़िया तरीका हो गया मैन्योर तैयार करने के लिए। एक जैसे हम कहते हैं खाद, है ना, खाद तैयार करने का एक अच्छा तरीका है ये। तो मैन्योर ऑर्गेनिक तरीका है, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है इसमें, देखो मैं आपको एक दो ये चीज़ समझाती हूँ। जैसे ये अपना कुछ एक वो है कंटेनर टाइप से या कुछ भी है वो, इसमें क्या हुआ, हमने इतने पोर्शन में क्या रख दिया, एनिमल एक्सक्रीटर रख दिया, अपना गोबर। फिर हमने क्या किया यहाँ पे इतने पोर्शन में, इसमें क्या किया, कुछ पत्तियाँ डाल दी और भी चीज़ें डाल दी, फिर हमने गोबर रखा, फाइन, फिर हमने पत्तियाँ डाल दी, फिर हमने गोबर रखा, कितना अजीब लग रहा है ना बोलने में, ठीक है, फिर हमने पत्तियाँ डाल दी, फिर हमने गोबर रख दिया, फिर हमने पत्तियाँ डाल दी। तो अभी उसके बाद हम इसको कुछ हफ्तों के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद जो तैयार होगा वो बढ़िया मैन्योर होगा, एक बहुत बढ़िया मैन्योर होगा, जिससे हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। तो ये होता है मैन्योर, और इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग, COMPOSTING, कंपोस्टिंग कह लो, ठीक है। अच्छा अब जब क्या होता है, ये जो लीव्स वाला एरिया है, जो ये लीव्स वाला एरिया है, जब हम इसमें थोड़े अर्थवॉर्म भी डाल देते हैं, ये अर्थवॉर्म भी हमने मिक्स कर दिए बीच बीच में, है ना, अर्थवॉर्म भी डाल दिए, तो इसका जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है ना, ये बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। इस प्रोसेस को जब हम अर्थवॉर्म भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं वर्मी कॉम्पोस्टिंग। क्या कहते हैं, वर्मी कॉम्पोस्टिंग। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है जो कि मैन्योर्स में इन्वॉल्व है, एक तो कॉम्पोस्टिंग क्या होता है, एक वर्मी कॉम्पोस्टिंग क्या होता है, ठीक है, फाइन। ये आपको समझ में आया होगा आई होप।
मैं ऐसा सोचती हूँ, है ना। उसके बाद आता है ग्रीन मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ये हेल्प इन एनरिचिंग सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। देखो सॉइल में ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस को इंक्रीज करते हैं, इससे भी हमारा जो प्रोडक्शन है अच्छा होता है। आपको इतना याद रखना है ग्रीन मैन्योर में। फाइन। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब देखो फर्टिलाइजर्स आ गए, पहले मेन्योर्स थे, फर्टिलाइजर्स। अब देखो फर्टिलाइजर्स जो है वो ऑर्गेनिक तरीका नहीं होता उनका, ये जो है कमर्शियली प्रोड्यूस्ड हैं, और ये जो है सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब ये प्लांट्स को, हमारे क्रॉप्स को। ये भी हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छा है, पर जब हम इसको ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो हमारे प्लांट्स डैमेज, हमारे क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं। पर ये भी एक तरीका है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने का। तो फर्टिलाइजर जो है ये सब सप्लाई करते हैं, और एक्सेस फर्टिलाइजर्स में डिस्ट्रॉय सॉइल, ये जैसे मैंने अभी बताया ना। ओके, ये तो हमने देख लिया। फाइन, आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम मिनिमल या तो बहुत कम या बिल्कुल भी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते। इसमें हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स, अपना ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं, ये मैन्योर्स यूज करते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। फाइन। अच्छा, तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा, इसमें हम देख रहे थे क्रॉप कैसे प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स, एक तो न्यूट्रिएंट्स देकर अच्छा कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ा आपने। फिर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई तो मैन्योर्स का पढ़ा आपने, ग्रीन मैन्योर पढ़ा आपने, फर्टिलाइजर पढ़ लिया आपने, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ लिया। अब हम इरिगेशन, जैसे कि हम वेल्स हो गया, कैनाल, इरिगेशन मतलब प्लांट्स को, क्रॉप्स को पानी वानी देना, है ना, वही इरिगेशन कहलाता है। पर ज्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए, उसको कंट्रोल में ही रखना चाहिए, है। अच्छा, दे कह सकते हैं वेल से, कैनाल से, रिवर वगैरह से, टैंक से, इन सब चीजों से हम अपना इरिगेशन सिस्टम भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हो गया एक। तो फटाफट से कर रहे हैं। क्रॉपिंग पैटर्न आता है। अब हम मतलब क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, मतलब अच्छे, देखो कायदे से हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो प्रोडक्शन हमें अच्छा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है हाउ बिलाउ तरीके से हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, है ना, कोई पैटर्न ही नहीं है। तो एक क्रॉपिंग पैटर्न भी होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। अच्छा, तीन तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स आते हैं। एक आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक आता है इंटर क्रॉपिंग, और एक आता है क्रॉप रोटेशन। अगर क्रॉप रोटेशन के बारे में बात करें तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जैसे एक मान लो फार्म है, आपका एक फार्म है, इसमें क्या होता है, सिंपल सी चीज इतनी आपको याद रखनी है कि क्रॉप का रोटेशन हो रहा है। पहले ए क्रॉप ग्रो करा जा रहा है, मान लो किसी क्रॉप का नाम ए है, तो पहले ए क्रॉप ग्रो करा जा रहा है कुछ टाइम तक, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, मान लो फिर उसके बाद ए आ गया, फिर बी आ गया, है ना। तो इस तरह से मतलब रोटेशन हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है क्रॉप्स। एक तो ये क्रॉपिंग पैटर्न में पहला होता है कि आपका क्रॉप रोटेशन है। एक है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, फार्म में क्या होता है, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। वो भी ऐसे ग्रो करेंगे, देखो ऐसे ग्रो करेंगे जैसे मान लो वीट आपने ग्रो करा, वीट के साथ आपने मान लो क्रॉप ए ग्रो करा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसी तरह से मान लो ग्राउंडनट लिया, ग्राउंडनट के साथ आपने कुछ ग्रो कर दिया। तो इस तरह से आप मिक्स करके क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम पे मत जाना, इस डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। तो मिक्स क्रॉपिंग का क्या है, मतलब मिक्स करके क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, वीट के साथ कुछ ग्रो कर रहे हैं या फिर ग्राउंडनट के साथ कुछ ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से मिक्स क्रॉपिंग हो रहा है। और ये दोनों क्रॉप, जैसे वीट के साथ कुछ ग्रो कर रहे हैं, ग्राउंडनट के साथ कुछ ग्रो कर रहे हैं, तो दोनों ही क्रॉप्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो अच्छे इक्वल अमाउंट में ही मिलते हैं। यानी कि हमने न्यूट्रिएंट्स दिया, अब मान लो क्रॉप ए को जो है फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए, तो वो अपनी तरफ फॉस्फोरस खींच लेगा। उसी तरह से मान लो वीट को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए तो अपनी तरफ नाइट्रोजन ले लेगा। तो मतलब इक्वल अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स भी इनको मिलते हैं। फाइन, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या है, आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट ग्रो हो रहे हैं ना। ऑल्टरनेट ग्रो मतलब कि मतलब एक रो है जिसमें एक तरीके का क्रॉप ग्रो हो रहा है, दूसरी रो में दूसरी तरीके का क्रॉप ग्रो हो रहा है, तीसरी रो में तीसरी तरीके का क्रॉप ग्रो हो रहा है। तो ऐसी कुछ रोज हैं, चार पांच रोज हैं, उनमें चार पांच तरीके के क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, ऑल्टरनेट उसमें ग्रो हो रहे हैं। फाइन। तो कुछ रोज हैं जो वन क्रॉप को ग्रो कर रही हैं, यानी कि एक तरीके का क्रॉप है उसको ग्रो कर रही हैं। फिर कुछ रोज हैं जो एक दूसरे तरीके का क्रॉप ग्रो कर रही हैं, तो इसको कहते हैं इंटर क्रॉपिंग, ठीक है।
तो आपने यहाँ पे समझ लिया ना कि मतलब क्रॉपिंग पैटर्न भी एक होना चाहिए। अब नेक्स्ट आएंगे हम क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पे। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट मतलब कि अपने क्रॉप्स को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं भाई, कोई समस्या आ गई है उससे हम अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई मैनेजमेंट लाना पड़ेगा। तो क्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रॉम अनवांटेड वीड्स, पेस्ट, डिजीजेस। क्रॉप्स जो है उनमें भी डिजीजेस हो जाती हैं। क्रॉप्स जो है उनमें अनवांटेड कुछ वीड्स आ जाते हैं, कुछ इंसेक्ट पेस्ट आ जाते हैं जो हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं। ग्रो करते करते वो ग्रो कर रहे हैं और अगर ये सब चीजें आ गई तो हमारा क्रॉप डैमेज हो सकता है। अच्छा, वीड्स क्या है? वीड्स आर अनवांटेड, ये कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि जब हम अपना क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उस कल्टीवेटेड क्रॉप में या उस कल्टीवेटेड फील्ड में प्रोड्यूस हो जाते हैं अपने आप। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, ये अपने आप अनवांटेड है। बिन बुलाए कोई मेहमान आ जाते हैं, अब बिन बुलाए मेहमानों को भगाना जरूरी होता है। अच्छा, अब वीड्स में एग्जाम्पल आएंगे जैंथियम, पार्थेनियम या रोटुंडस, वट एवर। दे रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ अदर क्रॉप्स की, ये जो क्रॉप्स की ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं, तो इनको हटाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट पेस्ट। ये क्या होता है? ये कुछ इंसेक्ट कीड़े वीड़े होते हैं, ये भी ला जाते हैं और ये क्या करते हैं, 3 तरीके से हमारे क्रॉप को अटैक कर सकते हैं। हमारे रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह को एकदम कट कर सकते हैं। ये सेल सैप को एक दो सक कर जाते हैं। दूसरा, तीसरी चीज है कि ये स्टेम, फ्रूट्स वगैरह में बोर कर देते हैं। बोर मतलब यानी कि छेद, मतलब होल कर देना, सिंपल सी बात है, होल वोल कर देते हैं, ठीक है। स्टेम्स में, फ्रूट्स में होल कर देते हैं। तो ये सब ये कर देते हैं, कुछ कीड़े वगैरह होते हैं, तो इनसे बचाना ज़रूरी होता है। तो हम इनको कैसे बचाते हैं भाई? पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इन सब का यूज़ करके हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम क्रॉप के बारे, देखो क्रॉप के बारे में तो हमने बहुत पढ़ लिया ना ईवीएस की प्लेलिस्ट में, तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी थी। जो यू नेवर नो, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पुट अप हो सकता है, फिर हम कहते हैं कि हमने ये पढ़ा नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि एक भी चीज़ ऐसी छूट जाए। तो आप इसको, यहाँ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट हमने किया। अच्छा, अब मैं आपको क्रॉप्स दिखाऊंगी। क्रॉप्स का मैं उसको पढ़ाऊंगी नहीं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो क्रॉप्स वैसे मैंने प्लेलिस्ट में करा दिया, ईवीएस में आप जाओगे तो क्रॉपिंग पैटर्न में, बट ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी पिक्चर। एक्चुअली में क्या है, इसमें मैंने सब कुछ लिखा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो वो वाली चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं इसको ऐसे कर दूं छोटा, ये छोटा तो हो गया। यहाँ आप इसका एक तो स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का लो पहले, ठीक है। इसे मैंने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लिखा है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लो। फाइन, तो ये हुआ। नेक्स्ट आपका आएगा ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसको जूम कर देते हैं, अलग अलग ले लेना, पहले इतना ले लो, शुगर केन तक ले लो पूरा, ठीक है। अच्छा, अब जो है टी, कॉफ़ी, रबर और फाइबर, कॉटन, जूट, ये एक साथ ले लो। ले लिया जी, है ना, हो गया। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मैंने किसी किसी जगह लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में ये दे रखा है, पर अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये है। जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है कि चाइना फर्स्ट पोजीशन पर है कॉटन प्रोड्यूस करने में, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है। लेकिन अभी अगर हम देखें एट प्रेजेंट, तो ये क्या है, इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है और चाइना फर्स्ट पे आ गया, और इंडिया फर्स्ट पे आ गया है और चाइना सेकंड पे आ गया है, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, तो आप उसको होपफुली आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें खत्म हुई। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि साइंस का अपना प्लेलिस्ट पूरी खत्म हुई और नोट्स बन गए हैं साइंस के, ठीक है। इंग्लिश में बने हैं, हिंदी में मैं बनवा रही हूँ किसी से, एंड वो मुझे 3 से 4 दिन में अपना दे देंगे बना करके, ठीक है। तो अगर हिंदी में भी आपको नोट्स चाहिए होंगे लेकिन 3 से 4 दिन बाद, तो आप मुझसे ले सकते हो। इंग्लिश में चाहिए तो कंप्लीट हो गए हैं साइंस के नोट्स, आप ले लो। और लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि नोट्स लेने के बाद सिर्फ नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है, और कुछ भी समझ नहीं आए तो नोट्स लेने के बाद वीडियोस देखनी है, वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, फाइन। और क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगी, उनके बिना आपकी तैयारी अधूरी है, मैं बार बार कहती हूँ यही चीज़। तो आप, और ईवीएस
इसके टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो बहुत ढूंढने पड़ रहे हैं, तो जल्दी मिलेंगे। इसके बाद मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर ईवीएस वाली प्लेलिस्ट है जो मेरी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर मेरा नेक्स्ट होगा, तो वो आप उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, एंड बधाई हो, साइंस खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।